आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। आज की विषय वस्तु, आज का विषय वस्तु है मकर लग्न की कुंडली के प्रमुख ध्यान योग। यह जो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं मकर लग्न की कुंडली पर, हम लोग फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर पढ़ रहे हैं। फल दीपिका पुस्तक में दशा फलाध्याय में पृष्ठ संख्या 382, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फल दीपिका पुस्तक के 19वां अध्याय दशा फल। इसी अध्याय में हम लोग 382वां पृष्ठ पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में चौथे सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। पांचवें सूत्र में लिखा जा रहा है कि बृहस्पति लग्न में हो, मंगल शुक्र लाभ स्थान में हो तो बृहस्पति की दशा भाइयों के द्वारा या भाइयों का धन प्राप्त हो, यानी कि भाइयों के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। मकर लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में होते हैं तो अपनी नीच राशि के होते हैं। और इसी फल दीपिका पुस्तक में यह बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में, किसी भी भाव में यदि नीच राशि के होते हैं तो शून्य फल प्रदाता हो जाते हैं, यानी कि वह कुछ भी फल नहीं देते हैं, बुरे फल भी नहीं देते हैं, अच्छे फल भी नहीं देते हैं, वह शून्य फल प्रदाता हो जाता है। तो फिर यहाँ पर ऐसे कौन से योग बने? मंगल एवं शुक्र के 11वें भाव में हो जाने से बृहस्पति की दशा में अच्छे फल प्राप्त। तो आइए चलते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग कुंडली में, अभी यहाँ पर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति और 11वें भाव में कौन से ग्रहों के बारे में बताया गया है। 11वें भाव में मंगल एवं शुक्र की स्थिति, यहाँ पे मंगल एवं शुक्र देव हो गए। तो बृहस्पति की दशा में, तो बृहस्पति की दशा में भाइयों द्वारा या भाइयों के सहयोग से या भाइयों का धन प्राप्त। तो इसके लिए हम सब कैसे समझेंगे, इसके लिए हम सब कैसे समझेंगे? तो भावेशों के आधार पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं? तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तृतीयेश और द्वादशेश एवं तृतीयेश होने के कारण यह अशुभ फल प्रदाता हो गए। क्या हो गए? अशुभ फल प्रदाता। यहाँ पर यदि बीमारी की फलादेश किया जाए तो बुरे योग हो सकते हैं, लेकिन बात बीमारी की नहीं है, बात धन की है। तो हम लोग एक एक सूत्रों को समझते हुए चले। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव के स्वामी हो गए, बुरे फलदाता हो गए, परंतु नीच राशि के होने के कारण शून्य फलदाता हो गए। प्रायः अब यहाँ पर देखा जाए कि दशम भाव, लग्न और दशम भाव, लग्न व्यक्ति स्वयं होता है और 10वां भाव कार्य होता है। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है और 10वां भाव कार्य होता है। जब दोनों का समन्वय होता है, सकारात्मक क्रियाएं होती है, तो 11वें भाव का फल हमें मिलता है। आय का स्रोत मिलता है, आय का स्रोत न, देखिए ना, आय के स्रोत, आय होता है 11वां भाव से, लेकिन आय का स्रोत 11वां भाव नहीं है। आय का स्रोत छठा भाव नहीं है। छठा भाव आय के संघर्ष का है कि संघर्ष करेंगे तो आय के स्रोत बढ़ेंगे कि घटेंगे, वो वाली बात है।
क्योंकि यह छठा भाव जो होता है वह दसम भाव का 9वां है, यानी कि हमारे कार्यों के स्रोत का भाग्य है ये। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कंपटीशन करते हैं, जितना कंपटीशन करते हैं उतना ही हमारा आय का स्रोत बढ़ता है। आय का स्रोत 10वां भाव है। स्रोत पर कार्य करने वाला लग्न है, स्रोत पर कार्य करने वाला लग्न है। लग्न है। अब देव गुरु बृहस्पति जो बड़े भाई के कारक भी हैं, आय के भी कारक हैं, बड़े भाई के भी कारक, आय के भी कारक, और जो यह अशुभ फलदाता होने के कारण, अब अशुभ फलदाता हो गया, तो अशुभ फलदाता होने के साथ साथ या नीच राशि में हो गए तो अशुभता थोड़ा कम आ गया, शून्य फल प्रदाता हो गए। तो अब तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव क्या है? भाइयों का भी है, पराक्रम है। अब तो यहाँ दोनों भाइयों का प्रतिनिधित्व इनके ही पास में आ गया। मतलब भावेश होने के कारण छोटे भाई का भी प्रतिनिधित्व निभाना तो इनका ही काम है ना। बड़े भाई के कारक ये हैं ही। मंगल को देखा जाए, मंगल छोटे भाई के कारक होकर के बड़े भाई वाले भाव के स्वामी हो गए। मतलब देव गुरु बृहस्पति भी बड़े भाई छोटे भाई दोनों भाई के कारक हुए, हो गए कि नहीं हो गए? भावेश हो गए तो फिर छोटे भाई का तो प्रतिनिधित्व तो निभाना ही है ना गुरु जी। जी गुरु जी। जी हाँ। और मंगल वहां के कारक है। अब यहाँ 11वें भाव से इनका कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन 11वें भाव बड़े भाई के भी कारक है, आय के भी कारक है, और मंगल देव भी इस भाव के स्वामी हो गए, तो मंगल देव भी छोटे भाई बड़े भाई दोनों के कारक हो। दसम भाव के स्वामी भी, दसम भाव के स्वामी भी जो कार्य का जो स्रोत है वह भी कहां बैठ गया? 11वें भाव में बैठा, और भाई वाले भाव में ही बैठा, भाई वाले भाव में बैठा। तो क्या चाहे अब शुक्र हो या मंगल हो या देवगुरु बृहस्पति हो, सभी की स्थिति तो भाइयों के भाव से ही हो गया ना। जी। तो क्या भाई, तो भाई के कारक जो भी ग्रह होंगे उनकी दशाओं में क्या लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं, मतलब उनके सहयोग से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है या नहीं बनती है? बनती है जी, बनती है। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, छठे श्लोक में, छठे सूत्र पर। यदि मकर लग्न हो, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध हो तथा 12वें में मंगल शुक्र हो, तो भाइयों के कारण भी भाग्य उदय हो और स्वयं अपने पुरुषार्थ से भी धन उपार्जन करे, स्वयं जातक और उसके भाइयों का भी भाग्य उदय हो। अब इस स्थिति को पहले कुंडली पे हम लोग बनाते हैं। लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध लिख लेते हैं। लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध तथा 12वें भाव में मंगल शुक्र हो, तो क्या लाभ मिलता है? तो भाइयों के कारण भी समृद्धि हो, भाग्य उदय हो का मतलब कि धन संपत्ति का बढ़ना, तभी तो भाग्य मजबूत कहा जाता है। और स्वयं के पुरुषार्थ से भी धन उपार्जन करे, अथवा स्वयं जातक का और उसके भाइयों का भाग्योदय हो, यानी कि भाइयों का भी, भाइयों के लिए भी धन प्राप्ति के नए नए आसार खुलते हैं।
और जातक का भी। जातक अपने भाइयों के सहयोग से धन कमाए या अपने पुरुषार्थ से भी, तब तो यह बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा क्यों, हम इसे कैसे समझ सकते हैं? अब यहां पर देखा जाए कि बुध की मूल त्रिकोण राशि, बुध की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है। चंद्रमा सप्तमेश है, लेकिन छीन भी तो है। हालांकि अब यहाँ पे बुध एवं सूर्य की युति मकर राशि में है, तो सूर्यदेव अष्टमेश भी तो है। यहाँ पे तो अच्छे बुरे दोनों योग बन रहे हैं। बात भाइयों की नहीं है, भाइयों पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन अच्छे बुरे योगों को भी तो समझना है। यहाँ पे नवमेश एवं अष्टमेश की युति भी हो गई। अगर भाग्येश एवं सप्तमेश की भी युति माने तो सप्तमेश तो स्वयं छीन हुआ पड़ा है। जब युति हो गया तो छीन हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ जी अष्टमेश गुरुजी। एवं सप्तमेश की भी युति है। हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तो सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। दोष नहीं लगता। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यह भी है बेसिक ज्योतिष का कि यदि पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी के साथ, पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव के स्वामी से खष्टेश, अष्टमेश या द्वादशेश युक्त हो जाता है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। समाप्त हो जाती है। या देख लेता है तब भी, अगर भाग्येश या पंचमेश खष्टेश को देख ले तो खष्टेश शुभ हो जाता है या युक्त हो जाए, या अष्टमेश को देख ले तो अष्टमेश शुभ हो जाता है या युक्त हो जाए। तब तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे तो डबल नियम हो गया कि सूर्यदेव अष्टमेश होने के साथ में इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगा। एक नवम भाव के स्वामी से युक्त हो गए और अधिक शुभ हो गए। यह अच्छे योग बने, अच्छे योग बने। मंगल देव एकादशेश हैं, बड़े भाई का कार्य तो निभा सकते, लेकिन है तो 12वें भाव में। चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थेश भी है। दशमेश भी शुक्रदेव होकर के, शुक्रदेव के लिए तो योग कारक ग्रह, शुक्रदेव योग कारक हो गए। योग कारक ग्रह। ये पंचमेश एवं दशमेश दोनों हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो पहले लग्न के युतियों को समझा जाए कि तो लग्न में बनने वाला यह युति जब सूर्य शुभ हो गया, सूर्य में शुभता आ गई, तो क्या जो बुरे योगों की हम लोगों ने परिकल्पना किया, क्या वह बुरा योग समाप्त हो गया या बुरा योग ज्यों का त्यों रह गया? समाप्त हो गया। बुरा योग ज्यों का त्यों है या बुरा योग समाप्त हो गया? यदि अष्टमेश नवमेश से युक्त हो गया तो क्या वह समाप्त हो गया गुरुजी। समाप्त हो गया बुरा योग। तो गुरुजी चंद्रमा का क्या बोलेंगे, वो तो क्षीण हो गया। हाँ, चंद्रमा की शुभता अशुभता उनके क्षीणता पर ही निर्भर करती। तो यहाँ सप्तमेश एवं नवमेश की भी तो युति है, कुछ तो कुछ फल मिलेगा ही, जितना शुभ रहेगा उतना देगा। अब यहाँ पहले भाइयों की बात आ जाता है, फिर वहां पर भी चलते हैं।
अब मंगल देव बड़े भाई का कार्यकर्तव्य भी निभाना है कुछ ना कुछ, क्योंकि बड़े भाई का प्रतिनिधित्व भी ये कर रहे हैं, बड़े भाई का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़े भाई भाव के स्वामी हो गए ना। तो जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का प्रतिनिधित्व कुछ निभाता है या नहीं निभाता है? निभाते हैं। तो मंगल देव बड़े भाई का भी कुछ प्रतिनिधित्व निभाए। मंगल देव छोटे भाई के कारक हैं और छोटे भाई को वाले घर को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो फिर छोटे भाई का भी तो दायित्व तो निभाना ही है, यानी कि भाइयों वाली बात आ गया, पर छोटा भाई नहीं बड़ा भाई नहीं, भाइयों का दायित्व तो निभाना ही है। और वह आय भाव के स्वामी भी हैं, तो आय भाइयों के सहारे हुआ ही। अब यहाँ 12वें भाव में शुक्र का होना ये कारक ग्रह है, लेकिन 12वें भाव में किसी अन्य ग्रह को अशुभ माना गया है धन के दृष्टिकोण से, परंतु एक अकेले पूरे 9 ग्रह में शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो शुक्रदेव ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अकेले भी रहते हैं तो राजयोग देते हैं, धन संपदा में वृद्धि करते हैं, खर्चा तो करवाते हैं, तो अभिलाषा भी देते हैं धन कमाने के लिए, धन भी देते हैं, खर्चा भी करवाते हैं। 12वें भाव के शुक्रदेव अच्छे फल देते हैं या खराब? साधारणतया देखने में कैसा आता है? अच्छे देते हैं। अच्छे देते हैं, एक नंबर वाली बात। आप सबों ने कई बार देखा भी है, परखा भी है, आप लोग वर्षों से इस कक्षा में शामिल होते हैं। कितने सदस्य तो हैं यहाँ पे जो 2-2, 3-3 वर्षों से हैं। कुछ सदस्य ऐसे हैं कि 4 वर्ष से हैं, 23, 24, 25, 26, 3.5 वर्ष हो ही गया, तो 4 वर्ष मानिए ही सही। जय किशोर द्विवेदी जी पिछले 4-4.5 वर्षों से आशीर्वाद। कल की कक्षा में निश्चित रूप से शामिल होइएगा जय किशोर जी। जी जी जी। जय किशोर जी 4-4.5 वर्षों से 4-4.5 वर्षों से शामिल हो। तो हम कुछ बोल रहे थे, बात भाइयों पर शुक्र 12वें भाव में अच्छे। हाँ, शुक्र 12वें भाव में। हम लोगों ने हम लोग पूर्व की कक्षाओं में कभी कभी बार ऐसी स्थितियां हुई है कि फलना ग्रह 6ठे भाव में फलना ग्रह कैसा फल देता है, 8वें भाव में फलना ग्रह कैसा फल देता है, तो एक ग्रह पर एक भाव में पर चर्चा पूरे 1 घंटे तक होता रह गया है। ऐसी भी कक्षाएं हम लोगों की हुई है कि किसी भी एक भाव में एक ग्रह पर 1 घंटे की चर्चा होती चली गई, फिर भी क्लास छोटा पड़ जाता। हम लोगों ने आज तक के अध्ययन के आलोक में यह पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह किसी भी भाव में हो, अगर अपने स्वराशि का हो, अपने उच्च राशि का हो या अपने मित्र राशि का हो, तो वह बुरा फल देता है? नहीं। तो यहाँ मंगल देव यदि 12वें भाव में भी हैं, शुक्रदेव तो वैसे धन प्रदाता हो गए, शुक्रदेव वैसे धन प्रदाता हो गए, योग कारक हो गए, धन के कारक ग्रह की राशि में हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ है, किसी स्थिति में वो कैसे फल देंगे अलग की बात है, लेकिन धन के कारक ग्रह के मूल त्रिकोण राशि में राजयोग बना करके बैठ गए, और वो भी दशमेश हैं और पंचमेश भी हैं, यानी कि धन के लिए उपयुक्त भाव के स्वामी होकर के। तो शुक्रदेव राजयोग दिए कि नहीं दिए? दे दिए जी। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य के साथ में लग्न में हुआ, बुद्ध्यादित्य योग भी बना। फिर उस बुद्ध्यादित्य योग की हम चर्चा नहीं करेंगे। तो लग्न में भाग्य भाव के स्वामी के बैठ जाने से
जो सूर्य और चंद्रमा की जो अशुभ युति है, चंद्रमा तो पाप फलदाता नहीं है, क्षीण है, सूर्य अष्टमेश है, तो अष्टमेश के दोष की समाप्ति हो गई, अष्टमेश की दोष की समाप्ति हो गई। समाप्ति हो गई, तो यह भी अच्छा हो गया। सूर्य अपने आप में एक उत्तम ग्रह है, सर्वोपरि है, वह भी शुभ हो गए। और शुक्र जो राजयोग दे रहा है वह मंगल के साथ में है, तो मंगल के सहयोग के बिना होगा नहीं, क्योंकि युति का तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। मंगल तीसरे भाव का भी कारक है, छोटे भाइयों का है, उस भाव पर भी दृष्टि है। मंगल बड़े भाई के भाव का भी स्वामी है और आय का भी स्वामी है। मंगल पराक्रम भाव का भी स्वामी है, भले स्वामी नहीं है, पराक्रम भाव के कारक होकर के, साहस ऊर्जा उत्साह का कारक होकर के उस भाव को भी देख रहा है। भाई का प्रतिनिधित्व दोनों भाव का कर रहा है, तो भाइयों के माध्यम से धन का प्राप्ति होना या स्वयं के द्वारा भी मंगल के कारण, क्योंकि मंगल तीसरे भाव को देख रहा है, आय भाव का स्वामी तीसरे भाव में देख रहा है, और जहां बैठा हुआ है तो ये कारक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। 12वां भाव खर्चे का है, तो खर्चा से ही तो आय भी होती है। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा की कारण क्या हो सकता है? चंद्रमा का कारण यहाँ तो चंद्रमा का बातें समझ में नहीं आया। नहीं गुरुजी। अब यहाँ पर देखा जाए, जिन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं अब उसको देखा जाए। हम कभी कभी जानबूझकर आप लोगों के लिए भी कुछ बात छोड़ देते हैं, आप लोगों को पूरक बनना चाहिए। लग्न कितने होते हैं प्रमुख? सूर्य चंद्र और जन्म कुंडली। हाँ जी, 3 लग्न होते हैं। 3 लग्न होते हैं। होते हैं। अब यह तो लग्न ही नहीं रहा, लग्न भी है, चंद्र यानी कुंडली। लग्न भी हो गया, सूर्य लग्न भी हो गया, चंद्र लग्न भी हो गया। तीनों लग्न में नवमेश बैठा हुआ है। तीनों लग्न में नवमेश बैठा हुआ है। तीनों लग्न का संबंध 9वें भाग्येश से हो गया, और तीनों लग्नों के 12वें में शुक्र है। तो यह तो अकेला तीनों लग्नों के 12वें में शुक्र के हो जाने से अकेला शुक्र ही राजयोग प्रदाता हो गया। और साथ में मंगल बड़े भाई वाले भाव का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। मंगल तीसरे भाव को अपने छोटे भाई वाली बात है वहां भी देख रहा है। तो राजयोग किसके माध्यम से होगा? छोटे भाइयों के सहयोग से होगा ना, या बड़े भाइयों के सहयोग से होगा। और यह मंगल जो है अपना पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम भाव किसका है? जो जातक है उसका है जी। मंगल कौन है? तीसरा भाव अगर पराक्रम का है, उत्साह का है, मांसपेशियों का है, तो किसके मांसपेशियों का है, किसके साहस का है, किसके पराक्रम का है, किसके उत्साह का है? तो लगन का है, जातक का है। तो जातक के स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा भी उसका धन का लाभ होगा, या भाइयों के द्वारा भी। या अब मंगल अब राजयोग बन रहा है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल 12वें भाव में भी तो है। शुक्र खर्चा भी करवाएगा तो भाइयों के साथ में खर्चा करवा देगा, यानी कि भाइयों के लिए खर्चा करवा देगा, तो भाइयों को भी मदद कर सकता है जी। अगर खर्चा करेगा तो किस पर करेगा? खर्चा करेगा मंगल, भले शुक्र, तो किस पर करेगा? मंगल जो साथ में है उस पर ज्यादा करेगा ना। जी जी। तो मंगल तो भाइयों का कारक है, तो फिर व्यक्ति के द्वारा भाइयों का भी मदद हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। जी गुरुजी। तो देखा जाए एक एक श्लोक, एक एक शब्द बड़े गुण होते हैं। जितने हम लोग
बृहद कायदे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी और डिटेल में समझना चाहिए। हमको इस प्रकार प्रत्येक सूत्रों को नहीं समझाया गया, 2-4 सूत्रों को समझा दिया जाता था। एक सूत्र को समझाने में बाबा को 4 घंटे लग जाते थे। आज दुनिया में नहीं है। अफसोस होता है कि काश वह जितना पढ़ाना चाहते थे, यदि मैं उतना पढ़ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। एक सूत्र पढ़ाते थे, 3 घंटा तक समझाते थे और कहते थे कि इस 3 सूत्रों को इसी कायदे से समझ करके कॉपी पर लिख के हमको बतलाना। अब एक दिन जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा देते थे, तो हम 1 सप्ताह तक उसका हम होमवर्क पूरा करते रह जाते थे कि इसी कायदे से समझकर अन्य सूत्रों को सॉल्व करना। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। अगले सूत्र पर चला जाए, या हम लोगों ने समझ लिया? जी या अभी भी जी, संशय है जी। इसमें? जी तो समझ गुरुजी गई। चंद्रमा का सिर्फ लगन के लिए उसको वहां रखा गया, तो वैसे चंद्रमा का और कोई रोल नहीं है, मतलब नहीं, सूर्य लगन और उसकी लगन के लिए बस इसलिए रखा है। चंद्र लग्न भी है, सूर्य लग्न भी है, और लग्न कुंडली का भी लग्न है। यह तो वो लग्न हो गया ना जो एक तीनों लग्नों को मिला करके लग्न बनाया जाता है। हाँ तो जी। इसमें ये भी लगा सकते हैं कि चंद्र लगन से अगर कहीं भी चंद्रमा बैठा है, वहां से लगन में ये हो जाते हैं, गुरु और शुक्र आ जाते हैं 12वें भाव में, तो वो भी एक ये देंगे नहीं, लेकिन मकर यहाँ पे ढेर सारे सदस्य हैं, तीनों लग्नों को मिला करके किस लग्न, एक उस लग्न लगन को क्या को कहा जाता है? जी, लेकिन यहाँ मकर लगन के लिए स्पेशली कहा गया। नहीं, यदि तीनों लग्नों को मिला करके जब फलादेश हम लोग करते हैं, उस लग्न को क्या कहा जाता है? हमने तो कई बार कक्षा में चर्चा की। नहीं पता। तीनों लग्नों को एक शायद हमारी बातों को आप मुझे लोग मुझे चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और लग्न को मिला के सर्वतोभद्र बन। सर्वत चलिए ठीक है, हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। अब आते हैं 7वें। यदि बुध और शनि भाग्य स्थान में हो तो जातक भाग्यवान है। बुध और शनि भाग्यवान, अब क्यों नहीं? यह तो आसान सा सूत्र है। राहु और बृहस्पति 12वें स्थान में हो तो उत्तम योग है। राहु की दशा में भाग्य उदय हो, यह भी उत्तम है। चलिए इस दोनों सूत्र को समझते हैं। बुध शनि भाग्य भाव में, राहु बृहस्पति 12वें में। बुध शनि भाग्य भाव में, और दूसरे सूत्र में कहा जा रहा है गुरु राहु। अच्छा फल देता है। इसमें जो सूत्र में कहा गया बुध शनि के लिए कि बुध शनि हो तो जातक भाग्यवान होता है। अब यहाँ पर बुधदेव क्या है? यहाँ पे बुधदेव भाग्येश है और शनिदेव लग्नेश है। लग्नेश एवं भाग्येश की युति हो गई, यानी कि 1+9 की युति हुई, या 2+9 यानी कि धनेश एवं भाग्येश की युति हो गई। यह भी अपने आप में सर्वोत्तम योग है। लग्नेश और नवमेश की युति हुई, यह भी सर्वोत्तम योग है। ये तो किसी भी लग्न में हो जाएगा। किसी भी लग्न में यदि लग्नेश एवं भाग्येश की युति भाग्य भाव में हो या लग्न भाव में हो, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है कि नहीं बनाता है? जी गुरुजी। जी, व्यक्ति को भाग्यशाली बना दिया। एक तो ये हो गया। अच्छा, तो हम लोग इन सूत्रों को, जो सूत्र भावेशों के आधार पर हम सबों को समझना चाहिए, अगर समझ रहे हैं तो भावेशों के आधार पर हम सभी समझ रहे हैं, ग्रहों के नाम के आधार पर नहीं कि मकर लग्न की कुंडली हो, बुध शनि की युति भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली रहता है। नहीं, इसको हम लोग ऐसे समझे कि लग्नेश और नवमेश की युति यदि नवम भाव में हो या लग्न भाव में हो या किसी भी शुभ भाव में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली है। लेकिन अगर नवमेश एवं
लग्नेश की युति भाग्य भाव में ही हो तो यह सर्वोत्तम है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी भाव में ही है। तो जिस भाव का स्वामी यदि भावेश अपने भाव में होता है तो उस भाव के फलों को बढ़ा देता है। काफी बढ़ाता है। तो भाग्येश अपने भाव में ही, इसलिए अच्छा। और लग्न भाव का स्वामी भाग्य भाव में है तो व्यक्ति अपने भाग्य के वृद्धि हेतु काफी कुछ करेगा। अगर यही लग्नेश एवं भाग्येश लग्न भाव में युति हो जाए तो ये भी हो सकता है यदि शनि इत्यादि का प्रभाव हो जाए, पापग्रह का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठा रह जाए, व्यक्ति भाग्य भरोसे। आगे भरोसे बैठे रह जाए। ऐसा देखा जाता है, संभव हुआ भी है। यदि लग्न में लग्नेश एवं भाग्येश की युति हो जाए और स्लो प्लैनेट के द्वारा देख लिया जाए तो स्लो प्लैनेट तो शनि ही है ना, शनिदेव। तो व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठा रह जाए। हाँ, अगर यही धनेश या भाग्येश, धनेश और भाग्येश अगर भाग भाव में युति बना के बढ़ जाए तो उत्तम है। अगर भाग्येश धन भाव में चला जाए, धनेश और भाग्येश दोनों की युति अगर धन भाव में हो जाए यह भी उत्तम योग है, धन के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरे भाव पर शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए और शनि की उच्च राशि न हो, स्व राशि न हो तो व्यक्ति भाग्य भरोसे आमदनी को छोड़ देगा। व्यक्ति भाग्य भरोसे आमदनी पे। आमदनी को छोड़ देगा। अरे चलो भाई देखे इतने भाग्य है, होगा होगा होगा, यानी भाग्य पर तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम हरिदासः मंगलाय तनो हरे। अब आते हैं गुरु राहु की बात करते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को देखें यदि 12वें भाव में है। अच्छा, ये जो बुध एवं शनि की युति पर है पूरा स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ा जाए इस यहाँ तक अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया इस पे कहीं से कोई अगर आप लोगों को कुछ अपनी बात रखनी हो कुछ नहीं तो रख सकते हैं कुछ से। आगे बढ़ा जाए जी जी गुरु। तो यहाँ पर देखा जाए जो दूसरा सूत्र जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा 8वां कि यदि राहु और बृहस्पति 12वें स्थान में हो तो उत्तम योग है। राहु की दशा में भाग्योदय होता है। इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में है, 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है। स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही हो, यदि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही हो तो क्या करेगा, तो अच्छा फल देगा। 12वें भाव का अच्छे फल। विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। अच्छा।
राहु देव छाया ग्रह है। गुरु चंडाल योग। यह किस प्रकार का फल देंगे? ये गुरु का फल गुरु देंगे। चंडाल योग। ये देव गुरु बृहस्पति का फल दे देंगे। देव गुरु बृहस्पति की दशाएं अच्छी नहीं जाएगी। राहु और गुरु की जब युति हो जाती है, या राहु की युति जिस ग्रह से हो जाती है, वह ग्रह की दशा उतनी अच्छी नहीं जाती। अगर वह ग्रह अच्छा फल प्रदाता है तो उसके फलों को यह अवशोषित कर लेता है इसकी दशा में। तब ये तो यहाँ पर देखिए, दूसरे किसी ग्रह को धन कारक नहीं कहा गया है। शुक्रदेव भी धन देते हैं, धन, लेकिन वह धन के लिए अभिलाषा प्रदान करते हैं। लेकिन धन प्रदाता ग्रह देव गुरु बृहस्पति। तो राहु देव तो धन प्रदाता ग्रह के साथ में हो गए, तो धन प्रदाता का गुण इनमें भी आ गया। एक दूसरा 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना विपरीत राजयोग का भी तो निर्माण करता है। जी। तो देव गुरु बृहस्पति एक धन के कारक, दूसरे विपरीत राजयोग के प्रभाव में है। उन्हीं का गुण धर्म राहु को अपनाना है, और राहु अपना गुण धर्म अपनाते हुए देव गुरु बृहस्पति का फल दे देते। हाँ, यदि शुक्र यहाँ पे हो जाए, या शुक्र के द्वारा देखा जाए, या बुध यहाँ हो जाए, या बुध छठे भाव में हो जाए, यानी कि शुक्र या बुध छठे भाव में हो जाए या 12वें भाव से युक्त हो जाए, तो भी लाभ देगा, तो भी लाभ देगा। लेकिन फिर उतना नहीं देगा जितना नहीं देख रहा है तब देगा। क्योंकि शुक्र जो ही देव गुरु बृहस्पति को देख लेगा, तो शुक्र योग कारक ग्रह भी है, शुभ भाव पंचमेश भी है, दशमेश भी है, योग कारक ग्रह भी है, देख लेगा। तो फिर यहाँ जो द्वादशेष का जो दोष लगा देव गुरु बृहस्पति को, वह द्वादशेष का दोष समाप्त हो जाएगा। तो जब द्वादशेष का दोष समाप्त हो जाएगा, तब विपरीत राजयोग प्रभावी हुआ ही नहीं। या बुध भी अगर यहाँ पे युक्त हो गए, या बुध भी देख लिए, तब विपरीत राजयोग का प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि द्वादशेष का गुण समाप्त हुआ, तब विपरीत राजयोग का भी गुण समाप्त। अब यहाँ पर गुरु अगला सूत्र जो दिया जा गुरुजी, रहा है, ऐसा हाँ जी। व्यक्ति बहुत खर्चीला होगा क्या? क्या? ऐसा व्यक्ति गुरुजी बहुत खर्चा करने वाला होगा? हाँ, मतलब राहु की दशा में कमाएगा और गुरु की दशा में, खर्च कर देगा। और राहु की दशा पहले आएगी, पहले कमा लेगा, साल 2 साल 4 साल, मतलब स्थिति के अनुसार। और फिर गुरु की दशा में आएगा तो कमाने से थोड़ा पीछे हटेगा और खर्चा काफी कर लेगा अच्छे अच्छे कार्यों में। फिर इसी प्रकार जीवन चलता रहेगा। क्योंकि इस दशाओं का भी जो क्रम है, आचंग भौरा गुसा बुकेशु, यानी कि राहु के बाद में गुरु की दशा आती है। जी। तो पहले कमाएगा, बाद में खर्च करेगा, खर्च भी कर लेगा, यानी कमाना खर्चा करना चलता रहेगा। अब चलते हैं अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है, देखा जाए 9वां, कि लग्न में मकर का मंगल हो, यानी कि उच्च राशि का मंगल, 7वें घर में कर्क का चंद्रमा, तो उत्तम योग है। उत्तम योग होगा भी क्यों नहीं, उत्तम योग होगा भी क्यों नहीं, ये तो दोनों अच्छे ही योग हो गए, दोनों योग अच्छे हो गए। अब इसको कुंडली पर देख लेते हैं हम लोग। अगर लग्न में मंगल है तो मंगल तो अपने उच्च राशि का हो जाएगा ना, और उस पर चंद्रमा की दृष्टि,
उस पर चंद्रमा की दृष्टि, चंद्र मंगल योग भी बना, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आता है, अब यहाँ पर पहले लिखने दीजिए मंगल चंद्रमा, फिर एक प्रकार का मन में प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। ऐसे प्रश्न तो प्रतिदिन उत्पन्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न तो प्रतिदिन उत्पन्न होना चाहिए। प्रतिदिन उत्पन्न होने चाहिए। अब पुस्तक में जो लिखा गया, फिर पुस्तक की बातों को पढ़ें कि लग्न में मकर का मंगल हो, लग्न में मकर का मंगल हो और 7वें घर में कर्क का चंद्रमा हो तो उत्तम योग होता है, यह राजयोग है, यानी कि धन प्रदाता योग। तो फिर मंगल की नीच की भी तो बात आ गई ना। जी गुरुजी। मंगल की नीच की दृष्टि भी तो हो गई। अब यहाँ पर यह नीच की दृष्टि किस प्रकार प्रभाव दे रहा है, हम आप लोगों में से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर लोग हैं आप लोग, हम आप सबों की गुणवत्ता की सराहना भी करते हैं। यह यहाँ पर नीच की जो दृष्टि है, यह किस प्रकार प्रभावी है, यह क्या कह रहा है? पुस्तक की तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर पूर्णतः सत्य है। हमको इस सब की सत्यता को ढूंढना चाहिए। यदि हम सत्यता को नहीं ढूंढेंगे तो हम एस्ट्रोलॉजर बनने के लायक हम सभी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। यदि चंद्रमा ही मन है, चंद्रमा ही मन है और नीच की दृष्टि आ रही है, और हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो ग्रह जितना अच्छा होता है वह उतना ही अच्छा योग देता है, वह उतना ही अच्छा योग देता है। धन देता है। तो क्या यहाँ पर धनदायी योग खराब हो रहा है या उत्तम है? क्योंकि मंगल अगर लग्न में उच्च का है तो यहाँ तो नीच को देख रहा है ना। जी। फिर कैसे क्या? और चंद्रमा स्वराशि के है ना गुरुजी? तो क्या भंग भी नीच? हो रहा हाँ जी जी, जी, नीच भंग भी हो रहा है। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें एक दो वाक्यों में। आपकी बातें कहीं हद तक सही है। मंगल देव की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, भाव पे पड़ रही है, और चंद्रमा स्वराशि के बैठे हुए हैं, तो ये इसको वो कर रहे हैं, नीच भंग कर रहे हैं। हाँ जी, हम यही जानना चाह रहे थे आप लोगों से और सुनना चाह रहे थे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी ग्रह की नीच की दृष्टि ग्रह पर नहीं होती, उस राशि पर होती है जिस राशि को वह नीच मानता है। जी चंद्रमा पर नीच की दृष्टि नहीं है। जी, राशि पर है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि पर मंगल की नीच की दृष्टि है, यानी कि घात लगाए हुआ है मंगल की। कभी कुछ हो तो मैं गड़बड़ा दूं काम को, तो भाव का स्वामी अपना वहां पर बैठा हुआ है, गड़बड़ नहीं होने दे रहा है, नीच भंग हो गया। यानी कि चंद्रमा पर नीच की दृष्टि नहीं है, कर्क राशि पर नीच की दृष्टि है, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा वहीं पर हैं। यहाँ नीच भंग राजयोग भी हुआ, और मंगल लग्न में उच्च का है, रुचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना। 2 योग तो यहाँ पे हो गए। तीसरे, मंगल जहां भी देख रहा है, अगर चौथी दृष्टि देख रहा है तो चौथे भाव की भी रक्षा कर रहा है। मंगल की जो दृष्टियां होती है रक्षात्मक होती है, वह भी लाभ दे रहा है। और मंगल की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, अस्थाई संपत्ति की भी रक्षा कर रहा है, बने हुए भवन मकान की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ चौथा भाव भी अच्छा हुआ। गुरुजी धनेश होके वो चंद्रमा को देख रहा है, ये भी एक अच्छा वो हो गया ना। धनेश चंद्रमा को देख रहा है, ये भी अच्छी बात है।
चतुर्थेश चंद्रमा को देख रहा है, ये भी अच्छी बात है। केवल मंगल को ही लेते हैं तो मंगल यदि 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहा है तो यहाँ भी मित्रवत दृष्टि ही देख रहा है, उस राशि के लिए अच्छा मित्रवत है। साथ में चंद्र मंगल योग भी बना, साथ में चंद्रमंगल योग, जो धनदायी योग है, यह कितने प्रकार से अच्छा हो गया। केवल एक छोटी सोच हम सबों की सभी दिशाओं को, हो गया। मतलब कि एक सोचने का, समझने का एक नई दिशा हर प्रकार के अच्छे योग करने वाला है। बहुत से लोग यहाँ तक समझते हैं कि भाई उस ग्रह की नीच की दृष्टि वहां पड़ रही है, उस ग्रह पे पड़ रही है। हम भी कभी कभी जुबान से निकल जाता है कि ग्रह पर नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो ठीक है, लेकिन हम सबको यह समझना चाहिए कि उस राशि पर नीच की दृष्टि पड़ रही है, ग्रह पर नहीं। ग्रह पर दृष्टि मित्रवत पड़ रही है और राशि पर नीच की, तो यहाँ चंद्रमा के द्वारा नीच भंग हो गया, और नीच भंग हो रहा है तो मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि भी पड़ी, चंद्रमा भी मजबूत हो गया, चंद्रमा भी मजबूत हो गई। इसलिए। अच्छा, इस कायदे से आप लोगों ने कभी समझा था? कभी नहीं। नहीं, नहीं गुरुजी। समझने का प्रयास करना चाहिए इस कायदे से कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। हमें आप लोगों से एक बात कहना है कि व्यक्ति जब बोलता है लगातार 40-45 मिनट,